अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आजकल मोरबी पुल हादसे का जिक्र जारी है। तकरीबन 160 के करीब लोगों की जान इसमें चली जाने की बात कही जा रही है। जाहिर अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी तस्करा जारी है। गुजरात चुनाव नजदीक है, नजदीक क्या बिल्कुल दिसंबर में होने जा रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का कार्ड भाजपा ने खेला था, पर अचानक मोरबी ब्रिज का हादसा पेश आया तो अब सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी जारी है। और वैसे भी जब किसी कामयाबी का सहरा वहां की सरकार को पहना जाता है तो नाकामी भी इन्हीं के सर थोपनी चाहिए और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से वहां की सरकार को कबूल भी करना होता है। अब तक इस जुर्म में 7 से ज्यादा अपराधों को गिरफ्तार किया गया। मोरबी का झुलता पुल अभी यानी कि 2014 में तैयार किया गया था। महज 8 साल में ही पुल का गिरना और 160 के करीब लोगों की जान जाना, इससे साबित होता है कि अंग्रेजों के जमाने के पुल तो अब भी ठीक ठाक है, पर नए पुलों की क्या हालत है, बेलगाम के तीसरे रेलवे ओवरब्रिज से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यानी कि किस तरह से नए पुल होते हैं। लिहाजा झुलता पुल पर जरूरत से ज्यादा लोगों की मौजूदगी वजह बताई जा रही है। जो भी हो, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, इतना तो सच है। इसके बावजूद भी हिंदू मुस्लिम कार्ड आखिर खेला जाएगा, क्योंकि कॉमन सिविल कोड को वैसे भी गुजरात सरकार ने नाफिज करने का फैसला लिया है, जिससे सीधे मुसलमानों के मजहबी मामलात में सरकारी दखलंदाजी होनी उतना ही सच है। मुल्क भर में मुसलमानों को हाशिए पर लाने की मुकम्मल कोशिश जारी है। आज भी मॉब लिंचिंग में मुस्लिम नौजवानों को मार दिया गया। बागपत में हिंदू गिरोह के लोगों ने दाऊद त्यागी को मार दिया, जिसमें इसकी जान चली गई। इत्तला के मुताबिक 20 लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और उन्होंने लाठी लोहे की रॉड से इस पर हमला किया, जिसमें इसकी जान चली गई। पुलिस ने इसे मॉब लिंचिंग कहने से इनकार जरूर किया है, लेकिन दाऊद त्यागी का बेटा शाहरुख इसे जानबूझकर कत्ल करने की बात कह रहा है। खैर, मुल्क भर में तशद्दुद की फिजा को हवा देने का काम बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में दिया जा रहा है। जाहिर है मुस्लिम समाज आज वतन में दबा कुचला तबका के तौर पर ही रह गया, लेकिन इस समाज की भी खासियत देखिए, आप जितना भी नफरत करो, ये इंसानियत और मोहब्बत का ही पैगाम आम करता रहेगा। इसकी खासियत है, इसके खून में है। मोरबी हादसे का एक पहलू यह भी है कि अपनी जान पर खेलकर जान बचाने वाले 4 मुस्लिम फरिश्तों का जिक्र चाह कर या ना चाह कर भी करना पड़ रहा है। 4 लोगों का जिक्र खास तौर से किया जा रहा है। आरिफ भाई, तौफीक भाई, हुसैन भाई, इन्होंने तो सैकड़ों लोगों की जान बचाई जाने की बात कही जा रही है। आज भी इनकी तारीफ करते लोग नहीं थक रहे। पूरी रात किसी तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ के मुसलमान 400 से ज्यादा लोग जो पुल से गिरने के बाद कीचड़ में जा धंसे थे। कईयों को तैरने नहीं आता था, लेकिन मोरबी गांव के मुसलमान अक्सर तैराक होने की बात करते हैं। अब तौफीक, आरिफ हुसैन, नईम, सद्दाम और भी नाम हैं, पर इन्होंने कितने लोगों की जान बचाई, कैसे बचाई और ये क्या करते थे वगैरह तबसरा करने से ज्यादा इस बात पर बहस होना लाजमी है कि अक्सर मुस्लिम ही मुश्किल वक्त में काम क्यों आते हैं। इसका सीधा जवाब यह है कि जिन तालीमात से इसे आरास्ता किया गया है, यहाँ इंसानियत ही सिखाई जाती है। भले इस पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए जाए, लेकिन ये इंसानियत मोहब्बत बांटता है। और बार बार ये देखने सुनने को मिलता भी है कि क्या कोरोना के दौर में आपने पैदल चलने वालों, दिहाड़ी मजदूरों की मदद करते हुए नहीं देखा? क्या जिन लोगों की मौत कोरोना से होती थी, जिनके रिश्तेदार तक डर से छूना भी नहीं गवारा करते थे, वही मुसलमान भाई थे जिन्होंने किसी तरह मजहबी तफरका न करते हुए लाशों को हिंदू रस्म रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किए? क्या लॉकडाउन में कई गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ कर खाना पानी नहीं पिलाया? क्या बाढ़ में पानी दाखिल हुआ तो यही लोग तो थे जिन्होंने किसी का मजहब देखकर मदद नहीं की, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर मदद की थी। लिहाजा एक बार फिर मोरबी पुल के गिरने से 160 के करीब लोगों की मौत हो गई। 400 से भी ज्यादा लोग पुल पर होने की बात कही जा रही है, पर अपने तमाम मसरूफियात में अपनी तमाम मुश्किलों से बेखबर होकर किसी तरह के इंसान की जिंदगी बचाई जाए, इस पर तवज्जो दिया और जान बचाई। आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को मुसलमानों से नफरत हो गई है। अगर जोमेटो से खाना भी लाते हैं तो मुसलमानों के हाथ का खाना लेने से इनकार किया जाता है। खासकर गुजरात में नफरती जहर बहुत हद तक फैलाया गया है। शायद तारीख ने जो फसाद नहीं देखा होगा, इसी गुजरात की सरजमीन पर हुआ है। मुसलमानों के खवातीन की इज्जतें लूटी गई, मासूम बच्चों को तलवार की नोक से उछाला गया, और अभी हाल ही में बिल्किस बानो मामले में अदालत ने भी मुजरिमों को रिहा किया। खैर, हमेशा से खिदमत खल्क का जज्बा रखने वालों को यही पैगाम है कि जो नफरत बांटते हैं बांटने दो, क्योंकि हमेशा मोहब्बतें जीतती हैं।
नफरतों को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। क्या उन लोगों ने ये कहा होगा कि तुम मुसलमान हो और हमें मत छुओ? याद रखो, आरिफ के बारे में वहां के गुजराती समाज के लोगों ने कहा कि कुल 17 लाशों को पानी की गहराई में जाकर आसिफ ने लाया, उसमें से 5 लोग जिंदा थे जिन्हें अपने मुंह से सांस देकर आरिफ ने जान बचाई। अब इसे क्या कहा जाए? नफरती गिरोह इससे सबक सीखेगा। जिन नफरत के सौदागरों ने माहौल को आलूदा कर एक समाज को कटघरे में खड़ा कर मुजरिम करार देते हुए नस्ल कशी तक की धमकियां रोज दे रही है, क्या इन तमाम नफरती गिरोह का अक्सरियत माशरा समाजी बायकॉट नहीं करेगा? ये सवाल जरूर पूछना होगा। लिहाजा एक बार फिर मोरबी हादसे ने इंसानियत का पैगाम जरूर दिया है। जरूरत है इसे समझने की। महज वक्ती तौर पर तस्करा कर फिर नफरती गिरोह के सामने खामोश रहना यकीनन फिरका परस्तों को एक तरह से इनकी हिमायत करने के बराबर कह सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले छठ पूजा के वक्त बाढ़ आने से अचानक लोग बहने लगे। यहाँ भी हमेशा की तरह मुसलमानों ने लोगों की जान बचाई है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान ही इस तरह के काम करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मुसलमान ही पेश रहते हैं। इसे हमको कबूल करना पड़ेगा क्योंकि इनके खून में खिदमत खल्क है। और दीनी तालीमात में से हमारे नबी ने कहा कि जो भी पड़ोसी है अगर वो भूखा है और तुम पेट भर कर खाना खा रहे हो तो तुम हम में से नहीं हो। वही एक और दूसरी तस्वीर भी देखने के काबिल है। अब इतने लोग मर गए तो वजीर आजम का बतौर इवेंट भी आना जरूरी है। अब जब प्रधानमंत्री आ ही रहे हैं अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए तो किसी तरह फोटोशूट में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसका ख्याल भी किया जा रहा है क्योंकि फोटोशूट में किसी तरह की कमी को मुअज़्ज़िज़ वजीर आजम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और बारहा हमने कैमरे के सामने का वजीर आजम का रवैया देख चुके हैं। लिहाजा इसी के मद्देनजर मोरबी अस्पताल की रंग सफाई टाइल्स को चमकाना शुरू किया गया। मतलब लोग मर भी गए तो इवेंट बरकरार रहना चाहिए। अब इसे क्या कहा जाए? खैर, मुस्लिम नौजवानों की इन खिदमात की चर्चा भी जरूर हो रही है। उम्मीद करते हैं कि नफरत बांटने वालों को शायद मोहब्बत का पैगाम अच्छा लगे और अपनी हरकतों से बाज आए, यही उम्मीद कर सकते हैं। काकर मोहल्ला सिटी में नूर मोहम्मद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मना गया। 31 तारीख को संदल का एहतमाम किया गया था तो आज लंगर का भी एहतमाम किया गया था। जनाब मीम फारूक हन्नान साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। कल इनका दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 67 साल की थी। कई सारे इनामात, तमगे और कर्नाटक गवर्नर की जानिब से इन्हें बखूबी नवाजा भी गया था। 40 साल तक मुसलसल उर्दू के लिए खिदमात अंजाम देते रहे। फोर्ट रोड से कारपोरेटर भी रहे। ज़ोर गुफ्तार उर्दू रोजनामा के मुदीर आला भी थे। फिर उन्होंने ज़ोहरे सहाफ़त हफ्त रोज़ा शुरू किया। इसी तरह रूबरू हिंदी हफ्त रोज़ा भी चलाया। पिछले साल जनाब अमान निज़ामी ने इनकी हयात और खिदमात पर किताब भी शाया की थी। किताब का नाम उर्दू सहाफ़त का दरख्शां सितारा मीम फारूक हन्नान। कल इनके इंतकाल के बाद कईयों को सदमा सा लग गया क्योंकि मुस्तकिल उर्दू के कई दरख्त गिरते जा रहे हैं। खास तौर से जिक्र किया जाए तो समत खन्नापुरी साहब, वाहिद चापुरी साहब, शौकत मनियार साहब, इम्तियाज अतनी साहब और अब फारूक हन्नान साहब। खास तौर से उर्दू सहाफ़त से समत खानापुरी और फारूक हन्नान साहब का गहरा रिश्ता रहा है। इन दोनों से खुद मेरा भी गहरा ताल्लुकात रहे हैं। चूँकि उम्र का फासला होने के बावजूद भी हमेशा इन्होंने मेरी रहबरी फरमाई। ख़ास तौर से आज मरहूम फारूक हन्नान पर ये रिपोर्ट बनाने के पीछे वजह ये थी कि हाल ही में ख़ास तौर से दफ्तर में आकर उन्होंने मेरी हौसला अफजाई फरमाते हुए ये जुमले कहे थे, आज की तारीख में जो तुम काम कर रहे हो वाकई सराहनीय है, ऐसा उन्होंने कहा। इसे यूं ही आगे चलते रहे और हर वीडियो को व्हाट्सएप में वो कमेंट कर हिम्मत अफजाई भी करते रहे, जबकि मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं उनके करीब भी पहुंचूं। भले फिर समत खानापुरी हो या फारूक हन्नान, इनके मियार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।
और उर्दू मैंने सीखी है क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से तो हूं नहीं, तो मुझसे बहुत सारी गलतियां होती रहती है। लिहाजा बेलगाम शहर के साथ उर्दू के लिए फारूक हन्नान साहब का चले जाना एक बड़ा नुकसान ही कह सकते हैं। हाल ही में जमात के काम में सरगर्म कारकुन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने उर्दू सहाफत के लिए सर्व किया। जनाजे की नमाज नूरानी मस्जिद इहाते में अदा की गई। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। लिहाजा राज्योत्सव के जुलूस को लेकर सड़कों पर भीड़ और मुख्तलिफ रास्तों को बंद किया गया था, तो कई सारे लोग चाह कर भी जनाजे में शरीक न हो सके। बेलगाम शहर में आज भी मीम फारूक हन्नान के पुरानी दास्तानों को कईयों ने ताज़ा करते हुए इनके खिदमात को याद करते देखा गया। खालिद शरीफ का ये शेर आखिर में के बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उर्दू ज़ुबान और उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है। जिस ज़माने में मैंने अखबार शुरू किया उस वक्त लोगों में एक तरह का ज़ौक़ था। उर्दू की तरक्की तरवीज व इशाअत के लिए अवामी ज़हन तैयार शुदा था और उसी का मैंने फ़ायदा उठाया और इस तरह से ये जौहरे गुफ्तार से जौहरे सहाफ़त तक ये अखबारात जो है बाकायदा चलते रहे। दरमियान में बहुत सारी रुकावटें भी पैदा हुई, लेकिन मेरे अंदर जो जुनून और अखबार चलाने की एक दीवानगी थी, उस चीज़ ने जो है इन अखबारात को 40 साल की उम्र बख्शी। लेकिन आज माहौल वो नहीं है, क्योंकि आज हमारे नौजवान उर्दू ज़ुबान से नाबलद हैं और फिर आज का माशरा जो है वो न सिर्फ अपनी ज़ुबान बल्कि तहज़ीब व सकाफ़त से भी दूर होता चला जा रहा है। इसलिए आज के ज़माने में अखबार चलाना ये जुए शीर लाने के बराबर है। फिर भी मेरे सामने एक मिसाल है, जनाब इकबाल अहमद ज़काती साहब जो इत्तेहाद हफ्त रोज़ा निकाल रहे हैं। ये इनकी कोशिश मैं समझता हूँ कि ये इनकी हिम्मत की दाद देने के लायक है, वरना बहुत सारे दरमियान में अखबारात आए, कुछ महीने चले, कुछ साल चले और बंद हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज इत्तेहाद नामी अखबार जनाब इकबाल अहमद ज़काती साहब की इदारत में चल रहा है और मैं दुआ करता हूँ कि ये अखबार जो है हमेशा ज़िंदा रहे, कौम और मिल्लत की रहनुमाई करता रहे। कांग्रेस अक़लियती शोबे के रियासती सदर जनाब अब्दुल जब्बार साहब बेलगाम आमद में अक़लियतों के बारे में और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लेकर कई बातें बताई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं बेलगाम ज़िले के दौरे पे 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी को जाके आया। इसमें कुर्ची, रायबाग, बेलगाम सिटी सब होते हुआ आप पूरे वर्कर्स की मीटिंग भी लिया, क्योंकि अगले महीना 10 या 12 तारीख को सेशन शुरू होने वाला है। उस वक़्त में हमारा एक बड़े पैमाने पर हमारा एक माइनॉरिटी कन्वेंशन करने का इरादा है। इसके लिए क्योंकि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे स्टेट वाले हैं जिनको ये AICC का प्रेसिडेंट बनाया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारे तमाम हमारे ख़ासकर हमारे हमदर्द हैं, मुसलमानों के हमदर्द है, गुलबर्गा सिटी वाले हैं। इसलिए हमारा तमाम का एक फ़र्ज़ भी है कि उनको बुला के बहुत ही इज़्ज़त अफजाई करने का हमारा इरादा भी है। इसलिए आने वाले महीने में यानी कि दिसंबर के महीने में बहुत बड़े पैमाने पर कन्वेंशन करने का इरादा है। उसको ही बात करने के लिए मैं यहाँ पे हमारे लीडरों से, उसमें ख़ासकर सेठ साहब से बात करने के लिए आया था। पूरे बातचीत हुई है। इंशाल्लाह अगली बातचीत जो है बेंगलुरु में तमाम लीडरों के मुकाबले में बैठकर बात करने का इरादा है।
बस इतना ही है। कौम से तमाम मेरी कौम से मेरी अपील है कि अभी 6 महीने हमारे लिए आने वाले दिनों का इलेक्शन होने वाला है, असेंबली का इलेक्शन है आने वाले 6 महीने में। जहाँ तक अफवाहें हैं कि हमारे तमाम कम से कम 10 से 20 हज़ार एक कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनॉरिटीज़ के वोट निकाले गए, अफवाही समझ लीजिए या हकीकत समझ लीजिए, इसमें ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा वोट है या नहीं, ये चेक करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ जो है, हमारे घर में जिसकी उम्र 17 साल से 18 साल तक है, 17 साल से 18 साल तक उम्र है, उनका वोटर लिस्ट में नाम जमाना है। और जो लोग घरें खाली करके दूसरी जगह गए, उनकी डिलीट करके दूसरे लोग जो वहाँ पे आए हैं उनका नाम जमाना है। ये हमारे कौम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जो वोटर लिस्ट में नाम जमाने का काम है, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इलेक्शन में एक ही चीज़ बची है, वो वोट है हमारे लिए। उसका इस्तेमाल भी हमें बहुत ही बड़े पैमाने पर, अच्छे पैमाने पर करना है। 30%, 40%, 50% करना नहीं है। इस आने वाले इलेक्शन में हमको 90% वोटिंग करके ये बीजेपी सरकार जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाती है, इसको हराना है। ये हमारा वोलिंग फ़र्ज़ है। और आगे आने वाले ज़माने में कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। आज जवाहर साहब कर्नाटका स्टेट के सिटिंग एमएलसी है और स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी है। वो बेलगाम पार्लियामेंट्री और चिकोड़ी पार्लियामेंट्री में आज विजिट दिए। इलेक्शंस बहुत करीब आते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और स्पेशली अक़लियत किस तरह हम मिलके काम करें और क्या क्या हम आगे चल के स्टेप्स उठाएं, इसके बारे में मीटिंग्स की हुई है। और जो डायरेक्शन हमें स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से दी जा रही है, तो जब जवाब सब दे रहे हैं, हम सब मिल के वो हिसाब से काम करेंगे और आने हुए इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 2023 में और 2024 में मजबूत करके हम हमारी पार्टी को फिर से और एक बार गवर्नमेंट में लाने की कोशिश करेंगे।